बिहार भारत का एक ईस्टर्न स्टेट जिसे खुद गंगा माँ का आशीर्वाद है, जहाँ सिखों के छठे गुरु श्री गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ था। वो स्टेट जिसने दुनिया को आर्यभट्ट और शून्य दिया था। वो जगह जहाँ हिंदू धर्म की सबसे पुरानी मंदिर है, जहाँ दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जहाँ की ज़मीन देश की सबसे उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है। वो स्टेट जहाँ से देश के सबसे ज़्यादा IAS IPS निकल कर आते हैं, जो एक समय पर वर्ल्ड ट्रेड और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था, आज वही स्टेट भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है, जहां के यूथ को पैसे कमाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे डेवलप्ड स्टेट्स में माइग्रेट करना पड़ता है। बिहार एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां का हेल्थ केयर सिस्टम भारत के सभी स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पुअर कंडीशन में है, जहां के 42% बच्चे मालनरिश्ड हैं और 5 साल से कम के 65% बच्चे अनीमिया जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। बिहार वो स्टेट बन चुका है जहां करप्शन, क्राइम और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रहे हैं, जहां चाणक्य जैसे फिलोसोफर का जन्म हुआ था, लेकिन वही स्टेट सालों से एक स्टेबल गवर्नमेंट तक नहीं बना पाया है। बिहार में करंटली एजुकेशन की हालत भी कुछ खास नहीं है। बिहार का लिटरेसी रेट पूरे देश में सबसे कम है और इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाकी के स्टेट्स और वहाँ के लोगों का बिहार और बिहारियों के लिए नेगेटिव परसेप्शन। आप खुद सोचिए, बिहार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप बिहार के 5 शहरों के भी नाम बता सकते हैं? सवाल ये है कि एक एंशिएंट पावरफुल एम्पायर एक अंडर डेवलप्ड स्ट्रगलिंग स्टेट कैसे बन गया? बिहार वो जगह है जहां अंग, मगधा, शुंगा एंड गुप्ता जैसी न जाने कितनी डायनेस्टीज का उदय हुआ था। एंड फिर वो समय आया जब मुगल एम्पायर ने इसे टेक ओवर कर लिया, बिकॉज वहाँ की ज़मीन पूरे भारत की सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन थी। बिहार का क्रॉप प्रोडक्शन पूरे एम्पायर में सबसे ज़्यादा था और वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। सो मुगल्स के लिए यह आसान था, उन्होंने किसानों के फसलों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। पर जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन से टैक्स कलेक्ट कर पाना उनके लिए आसान नहीं था और इसीलिए 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया, जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट था। इस सिस्टम में कुछ ज़मींदार अपॉइंट किए गए जो ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। इन ज़मींदारों को बिहार की सारी ज़मीन का ओनर डिक्लेयर कर दिया गया। उस ज़मीन की सेलिंग से लेकर ट्रांसफ़र के सारे राइट्स इन ज़मींदारों के पास आ गए। टेक्निकली वो किसान जो कभी अपनी ही ज़मीन पर फसल उगाते थे, वो इस सिस्टम के चलते अपनी ही ज़मीन पर केवल मजदूर बन के रह गए थे। इस सिस्टम के चलते ब्रिटिशर्स ने अपने लिए टैक्स कलेक्ट करने का एक इजी सिस्टम बना लिया था और अमीर ज़मींदार भी इनके लिए लॉयल थे। पर इन्हीं ज़मींदारों ने बिहार में टैक्स को मनमाना और फिक्स कर दिया था, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा है या कम, टैक्स का अमाउंट उतना ही होगा। ब्रिटिशर्स और ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल करने से मतलब था और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिकवरी करने के लिए उन्होंने बिहार के फार्मर्स को इलीगल तरीक़ों से ऑप्रेस करना शुरू कर दिया और इसी के चलते बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया और इसका क्लियर इम्पैक्ट बिहार के लोगों और वहाँ की इकोनॉमिकल ग्रोथ पर आज भी देखने को मिलता है। बिहार के स्ट्रगल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इंडस्ट्रीज। बाकी डेवलप्ड स्टेट्स की तरह बिहार में कभी पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हमेशा बढ़ता गया और वहाँ की मेजर यूथ वर्कफोर्स को मजबूरन दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करना पड़ा। अब ये हुआ क्यों? इसका भी सीधा क्रेडिट जाता है सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर्स को। 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया। बिहार और बिहार की तरह यूपी एंड बंगाल जैसे मेजर ईस्टर्न स्टेट्स में मिनरल्स की कभी कोई कमी नहीं थी, इंक्लूडिंग कोयला। फॉर एग्जाम्पल, अकेले बिहार इंडिया की 95% पायराइट की कमी को पूरा करता है। गवर्नमेंट की फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का लॉजिक ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद हर स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए इस लॉ के अंडर गवर्नमेंट ने इन सभी मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज कर दिया, जिसका आसान सा मतलब था कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री बिहार में खोले या मुंबई में, उनके लिए मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्राइस सेम ही होगा। अब इस पॉलिसी के चलते सभी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज उन स्टेट्स में खोली गईं जहां उनके लिए बड़े मार्केट थे या वो कोस्ट लाइन के नज़दीक थे, जिसकी वजह से बिहार जैसे स्टेट्स जो मिनरल रिच थे उनका कई सालों तक एक्सप्लॉयटेशन होता रहा एंड एट द एंड बिहार में एक मेजर इकोनॉमिकल डिक्लाइन शुरू हो गया।
1991 के बाद बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ने लगी, जिसने बिहार के डेवलपमेंट पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट गवर्नेंस पर ध्यान देने के बजाय बिहार का पॉलिटिक्स पहचान और कास्ट की राजनीति के थ्रू डोमिनेट किया जाने लगा। स्टेट की ओवरऑल ग्रोथ के बजाय कास्ट बेस्ड मुद्दों पर पॉलिटिशियंस का फोकस बढ़ने लगा। बिहार के इलेक्शन में सालों से ये कॉमन पैटर्न देखा गया है, जहां पार्टीज ने हर बार अपना सोशल कोर बेस बदलने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी के ज़्यादातर कैंडिडेट्स हमेशा से ही फॉरवर्ड कास्ट के होते आए हैं एंड लोक नीति CSDS पोस्ट पोल के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ अपर कास्ट के वोट NDA अलायंस के सपोर्ट में थे और कुछ हद तक अभी भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल इसी तरह RJD के ज़्यादातर सीट्स यादव एंड मुस्लिम्स को मिलते हैं और उनके सपोर्टर्स भी इसी स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं। कुर्मीज एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस और दलितों ने हमेशा से जनता दल यूनाइटेड को अपना सपोर्ट दिया। इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से टेक्निकली कभी किसी ने बिहार के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। कभी बिहार में कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं बन पाई जिसका गोल बिहार का डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस से अब तक बिहार में 23 CMs बदले जा चुके हैं। बिहार के लेटेस्ट कास्ट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में सिर्फ 7% पॉपुलेशन ही ग्रेजुएट है और सिर्फ 1% पोस्ट ग्रेजुएट। एजुकेशन से याद आया, बिहार के इस स्ट्रगल में एक मेजर फैक्टर बिहार का अपना एजुकेशन सिस्टम भी है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को पिछले कुछ सालों में काफ़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। एक समय अपने एंशिएंट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाने जाने वाले राज्य की शिक्षा प्रणाली अब लो लिटरेसी रेट और एग्जाम कंट्रोवर्सी से परेशान है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में इस गिरावट ने बिहार की इकोनॉमिकल क्राइसिस में अपना और ज़्यादा योगदान दिया है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड स्किलफुल वर्कफोर्स के डेवलपमेंट में एक बड़ा हर्डल है। बिहार के स्कूलिंग सिस्टम में सबसे सीरियस इशू है शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। बिहार में प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 35% और अपर प्राइमरी में सिर्फ 7% स्कूल ऐसे हैं जहां स्टूडेंट टीचर्स रेशियो गवर्नमेंट के गाइडलाइन से मैच करता है। बिहार में 2.53 लाख टीचर्स के पोस्ट सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से आज तक 1 लाख पोस्ट अभी भी वैकेंट है और जिन्होंने ज्वाइन किया है उसमें से ज़्यादातर मुखिया या सरपंच की सिफारिश से आए हैं जो प्रॉपरली क्वालिफाइड भी नहीं है। एंड बिहार के एग्जाम चीटिंग स्कैम्स एंड पेपर लीक के बारे में तो बात करना भी बेकार है। बिहार की 77.8% गवर्नमेंट स्कूल्स में प्लेग्राउंड एंड 40.9% स्कूल्स में लाइब्रेरी तक नहीं है। यहाँ तक कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और NEP 2019 के ड्राफ्ट तक को जला दिया। इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन के बाद भी सिर्फ 1,80,000 स्टूडेंट्स ही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करते हैं। करंटली बिहार का लिटरेसी रेट 61% है, जो कि पूरे देश में लोवेस्ट है। एक पावरफुल एम्पायर से लेकर इकोनॉमिकल चैलेंजेस का सामना करने तक बिहार की कॉन्ट्रास्टिंग हिस्ट्री राज्य के डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करती है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार के डेवलपमेंट को काफ़ी हार्म किया है। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के बावजूद बाकी स्टेट्स ने टाइम टू टाइम काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस शो की है, स्पेशली उत्तर प्रदेश, जिसने कुछ साल पहले तक बिहार की ही तरह काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी। अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बिहार की लीडरशिप को स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का सहारा लेकर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सही और इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करके ही बिहार अपने फ्यूचर ग्रोथ को एनहांस कर सकता है। यूनाइटेड इन पर्पस, एक राज्य तब फलता फूलता है जब उसके लोग सामूहिक विकास के लिए अपने प्रयास समर्पित करते हैं, क्योंकि राज्य की समृद्धि में उसके नागरिकों की सच्ची ताकत निहित होती है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन शेयर इट, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट डाउन। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।